हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में कई सारी इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के हेडक्वार्टर्स हैं, जैसे कि फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, भारत की डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी आईबी, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी डीआईए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, एनटीआरओ और ऐसे ही बाकी के अन्य सभी महत्वपूर्ण एजेंसीज। और इतनी सारी एजेंसीज में एक नाम है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीबीआई के नाम से जाना जाता है। और सीबीआई न केवल भारत की एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, बल्कि ये दुनिया की भी सबसे बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज में से एक मानी जाती है। और आप सभी ने सीबीआई के नाम अभी हाल ही में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में भी सुना होगा, क्योंकि कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है कि सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच अब सीबीआई द्वारा की जाएगी। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि आखिर ऐसे क्या कारण है जिसके चलते अधिकतर हाई प्रोफाइल केसेस में सीबीआई की जांच की मांग रखी जाती है? और केवल इतना ही नहीं, बल्कि अगर कोई रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी कोई फ्रॉड करती है तो उस फ्रॉड की जांच के लिए भी हर एक पॉलिटिकल पार्टीज सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की ही मांग रखती है। और आखिर ऐसे क्या कारण है कि जिसके चलते भारत की आम जनता को सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन पर इतना भरोसा रहता है? तो अगर आपके मन में ये सब सवाल आते हैं तो आज की ये वीडियो खास आपके लिए है, और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिना एक सेकंड स्किप किए बिना, और आपको इन सारे सवालों के जवाब बिल्कुल अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। सीबीआई 1941 में स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के तौर पर स्थापित की गई थी, और ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के अंडर ऑपरेट होती है। और वास्तविक रूप से इसे रिश्वतखोरी या फिर सरकारी भ्रष्टाचार जैसे मामलों की जांच के लिए बनाया गया था। और फिर कई सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस को सुलझाने के साथ इस एजेंसी ने भारत में अपनी एक अलग रेपुटेशन बनाई, और इसकी इसी रेपुटेशन के चलते फिर बाद में सीबीआई को अन्य क्राइम्स जैसे कि मर्डर, किडनैपिंग और टेररिज्म जैसे मामले भी सौंपे जाने की बात की गई। और फिर तब जाकर इसे 1965 में मल्टी स्टेट ऑर्गेनाइज क्राइम, मल्टी एजेंसी और यहाँ तक कि इंटरनेशनल केसेस की जांच के लिए भी अधिकार दिए गए, और सीबीआई को राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में छूट दी गई है। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि सीबीआई को इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इंटरपोल के साथ एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की ऑफिशियल डेजिग्नेशन दी गई है। यानी कि अगर इंटरपोल को किसी अंतर्राष्ट्रीय अपराध की जांच करनी है तो उसका डायरेक्ट कांटेक्ट भारत में केवल सीबीआई से होगा। और सीबीआई के जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में स्थित है। और वर्तमान समय में सीबीआई के डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला हैं। और भारत में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अधिकार प्राप्त है कि अगर किसी स्टेट में कोई क्राइम होता है और अगर वहां पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ रही है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस स्टेट की सहमति के बिना भी सीबीआई जांच के आदेश दे सकते हैं। सीबीआई पर्सनल्स की कोई अलग से यूनिफॉर्म या कोई अलग से इंसिग्निया नहीं होता है, और सीबीआई पर्सनल सिविल यूनिफॉर्म में ही रहते हैं। यानी कि अगर कोई सीबीआई ऑफिसर आपके पास भी खड़ा है तो आप उसे पहचान ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो किसी यूनिफॉर्म में नहीं होते हैं और वो आपको केवल एक कॉमन सिविलियन की तरह ही दिखाई देंगे। और ऐसा इसलिए भी होता होगा क्योंकि अगर मान लीजिए सीबीआई किसी हाई प्रोफाइल क्राइम केस को सॉल्व कर रही है तो ऐसे में एक बेहतरीन जांच के लिए उनकी मौजूदगी का जितने कम लोगों को मालूम पड़े उतना ही अच्छा है। अब आते हैं इस बात पर कि आखिर ऐसे क्या कारण है जिसके चलते सीबीआई की जांच की मांग रखी जाती है और भारत की आम जनता को सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन पर इतना भरोसा होता है। तो इसका सबसे पहला कारण तो यही है कि सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो एक प्रोफेशनल मैनर में की जाती है, और किसी भी केस की जांच करने के लिए सीबीआई का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, और उसी स्टैंडर्ड प्रोसीजर के अनुसार ही सीबीआई के सारे पर्सनल्स वर्क करते हैं। और चूंकि सभी सीबीआई पर्सनल्स के लिए एक कॉमन स्टैंडर्ड सेट किया गया होता है, तो ऐसे में मामले की जो जाँच होती है वो बिल्कुल फ्री और फेयर होती है, और सारे मामलों की जाँच महीने में कम से कम एक बार सुपरवाइजरी ऑफिसर द्वारा रिव्यू की जाती है, और उसी के आधार पर उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बनती है। और अगर उस रिव्यू में कोई कमी पाई जाती है तो सुपरवाइजरी ऑफिसर उनको पॉइंट आउट करता है और उस मामले की फिर से जांच करने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा इसका दूसरा बड़ा कारण है सभी मामलों की जांच के लिए मल्टी लेयर्ड सुपरविजन का होना। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर अन्य एजेंसीज में होता है कि किसी मामले की जांच के लिए केवल एक ही तरह का सुपरविजन सेट किया गया होता है, लेकिन सीबीआई के केस में ऐसा नहीं होता है। सीबीआई के केस में मल्टी लेयर्ड सुपरविजन इस्तेमाल होता है, और इसमें सुपरविजन की मिनिमम लेयर है 2 और मैक्सिमम लेयर है 9। यानी कि अगर किसी भी मामले की जांच हुई है तो उसकी समीक्षा करने के लिए कम से कम 2 अलग अलग सुपरवाइजर्स होते हैं, और अगर केस कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है या फिर हाई प्रोफाइल केस है तो उसमें 9 अलग अलग सुपरवाइजर्स भी हो सकते हैं। और ये वाला मामला तब होता है जब कोई केस
केस किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ है या किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने कोई स्कैम किया है, तब उसमें सुपरविजन के मैक्सिमम लेयर्स की जरूरत पड़ती है। और जबकि अगर बात करें किसी स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसमें मल्टीपल लेयर सुपरविजन नहीं होता है, और जो उसमें होते हैं उनके ऊपर वर्कलोड पहले से ही काफी ज्यादा होता है, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, सिक्योरिटी, इलेक्शन ड्यूटीज, फेस्टिवल ड्यूटीज और ऐसे ही अन्य काम। और इन्हीं सब चीजों की वजह से स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का क्राइम के सुपरविजन पर से फोकस काफी कम हो जाता है। इसके अलावा तीसरा बड़ा कारण है कि सीबीआई के जो सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब रिटर्न में होते हैं और वेल डॉक्यूमेंटेड होते हैं, और इसी के परिणाम स्वरूप सीबीआई की जांच में कोई इनफॉर्मल या ओरल इंस्ट्रक्शन की जगह नहीं होती है। यानी कि अगर सीबीआई की जांच में कोई बाहर से हस्तक्षेप करना भी चाहे तो वो तभी कर सकता है जब वो उसे सीबीआई की हाई अथॉरिटी से रिटर्न में लेके आए। और ये तो आप जानते होंगे कि जो 2 नंबर के काम होते हैं वो कभी भी रिटर्न में लिख के नहीं दिए जाते हैं, और चूंकि सीबीआई के सारे इंस्ट्रक्शन राइटिंग में होते हैं और वेल डॉक्यूमेंटेड होते हैं, तो इसी वजह से उनका एक परमानेंट केस रिकॉर्ड भी रहता है, जिन्हें कई सालों के बाद भी जांच के लिए पेश किया जा सकता है। सीबीआई की जांच का चौथा बड़ा फायदा ये होता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन विंग और प्रोसिक्यूशन विंग ये दोनों एक ही स्टेज में एक साथ काम करती हैं। यानी कि एफआईआर दर्ज होने से लेकर ट्रायल के कंक्लूजन तक जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और जो लॉ ऑफिसर है वो एक टीम की तरह वर्क करते हैं, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ये पूरा अधिकार प्राप्त होता है कि वो हर एक स्टेज में अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए लॉ ऑफिसर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। और जबकि ये लग्जरी स्टेट पुलिस के पास नहीं होती है, क्योंकि इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि सरकारी वकील इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साथ केवल ट्रायल के दौरान ही बात कर सकता है। सीबीआई की जांच पर भरोसा करने का पांचवा बड़ा कारण यह है कि इसे आईपीएस ऑफिसर्स द्वारा मैन किया जाता है, जो कि एसपी से डायरेक्टर तक की रैंक में 5 से 7 साल तक के कार्यकाल के लिए डेप्यूटेशन के तौर पर आते हैं। यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी आईपीएस ऑफिसर परमानेंट सर्विस के तौर पर नियुक्त नहीं होता है। यहाँ तक कि जो इसके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होते हैं वो भी अलग अलग पुलिस डिपार्टमेंट्स और अन्य स्पेशलाइज्ड एजेंसीज से 50-50 रेशियो में डेप्यूटेशन पर ही लिए जाते हैं। और अधिकतर केसेस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स और सुपरवाइजरी ऑफिसर्स 5 से 7 साल के टाइम पीरियड के लिए डेप्यूटेशन पर लिए जाते हैं, और उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद फिर वापस से अपनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच जाते हैं। और ऐसा करने का फायदा ये होता है कि जो सीबीआई ऑफिसर्स होते हैं वो अपनी सिक्योरिटी और इंडिपेंडेंस एज अ ऑफिसर महसूस करते हैं, और उन्हें लगातार इन्वेस्टिगेशन एक्टिविटी में एंगेज नहीं रहना है। एक बार जैसे ही उनका कार्यकाल खत्म होगा फिर वापस से अपनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच जाएंगे। और अगर किसी हाई प्रोफाइल केस में सीबीआई ऑफिसर कोई कठिन निर्णय ले रहा है तो उसे उस निर्णय के परिणामों का कोई डर नहीं होगा, क्योंकि वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन में आया है, और जो निर्णय वो लेते हैं वो उनका व्यक्तिगत नहीं होता है। और चूंकि सारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स और सुपरवाइजरी ऑफिसर्स अलग अलग डिपार्टमेंट से लिए होते हैं, तो यानी वो पहले से एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो ऐसे में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने में और भी आसानी होती है, और किसी भी मामले की जांच बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ की जाती है। और इसी के साथ छठा कारण भी यही बनता है कि सीबीआई में किसी आईपीएस ऑफिसर को उसकी पेरेंट कैडर से एक डेप्यूटेशन के तौर पर लाया गया है, तो ऐसे में किसी पॉलिटिशियन से इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन लेने का कोई कारण भी नहीं बनता है। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज में होता है कि जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हें सेम स्टेट में ही रहना है और उन्हें अपना पूरा करियर सेम स्टेट में ही बिताना है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्हें ना चाहकर भी पॉलिटिशियन से इन्फ्लुएंस होना पड़ता है। और इसलिए सीबीआई में जो ऑफिसर डेप्यूटेशन पर लाए गए होते हैं वो किसी लोकल पॉलिटिकल बॉस या एग्जीक्यूटिव के अंडर काम नहीं करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे बिना किसी डर के और निष्पक्ष रूप से अपना कार्य कर सकते हैं। और सीबीआई में जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हें केवल अलग अलग डिपार्टमेंट ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग रीजन से भी लाया जाता है। यानी कि मान लीजिए अगर किसी मामले की जांच चल रही है और उसमें सीबीआई के 5 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, तो वो 5 ऑफिसर्स देश के अलग अलग हिस्से से होंगे। कोई पूर्वी हिस्से से होगा, कोई पश्चिमी, कोई उत्तरी और कोई दक्षिणी। और सीबीआई ने कई सारे कॉम्प्लिकेटेड और सेंसिटिव केसेस को काफी इफेक्टिव तरीके से सॉल्व किया है, जिसके चलते सीबीआई की जो रेपुटेशन है वो केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में है। और चूंकि सीबीआई एक सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है तो इसीलिए इसके अधिकार क्षेत्र में पूरा भारत है, और ये बाकी के अन्य ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि ईडी, इनकम टैक्स, एसएफआईओ और एससीबीआई जैसे अन्य ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करने के लिए कोऑर्डिनेशन कर सकती है। और चूंकि सीबीआई एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और इसका मेन और एकमात्र काम है अपराध की जांच करना, और इसी वजह से इसके ऊपर अन्य जिम्मेदारियों का बोझ नहीं दिया गया है, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर, बंदोबस्त, वीआईपी सिक्योरिटी, इलेक्शन ड्यूटी, फेस्टिवल ड्यूटी और ऐसी अन्य जिम्मेदारियां। और सीबीआई का एक फायदा ये भी है कि इसको सारे केसेस नहीं दिए जाते हैं, बल्कि ऑन एन एवरेज सीबीआई करीब 1200 केसेस पर एनम देखती है। और चूंकि सीबीआई को केसेस की क्वांटिटी कम दी गई है तो इसके चलते उनकी जो जांच होती है वो भी क्वालिटी में होती है। और सीबीआई का खुद का स्पेशल कोर्ट भी है जिसमें वेल एक्सपीरियंस जजेस होते हैं, और इस कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो प्रोसिक्यूटर्स द्वारा कोर्ट डायरीज की फॉर्म में सुपरवाइजरी ऑफिसर को डेली बेसिस पर सबमिट की जाती हैं, और इसलिए डेली बेसिस पर सुपरवाइजरी ऑफिसर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जरूरी गाइडेंस देता है। यानी कि सीबीआई के मामले में तारीख पे तारीख वाली चीज नहीं होती है।
तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। हालांकि 2013 में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें सीबीआई को इस बात को लेकर क्रिटिसाइज किया गया था कि सीबीआई की जांच में जरूरत से ज्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप देखने को मिला है और ये कहा गया था कि जो राजनीतिक पार्टी उस समय पावर में है वो सीबीआई की जांच में हस्तक्षेप करती है और ये चीज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से आई थी। हालांकि वैसे तो नॉर्मली सीबीआई को सेंसिटिव और नेशनल इंपॉर्टेंस वाले केस ही असाइन किए जाते हैं, लेकिन इस एजेंसी को कई सारे स्कैम्स मिसहैंडल करने को लेकर भी क्रिटिसाइज किया गया है और इनमें 2G स्पेक्ट्रम से लेकर बोफोर्स स्कैंडल जैसे स्कैम शामिल हैं। बाकी इन सब आरोपों में कितनी सच्चाई है इसके बारे में तो फिलहाल हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं। हाँ, लेकिन सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड देख के जरूर कह सकते हैं कि भारत की जनता सीबीआई पर अपना पूरा भरोसा कर सकती है, लेकिन तब तक जब तक कि सीबीआई की जांच में किसी भी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।